Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about Adam Smith theory of economic development. Okay, तो एडम स्मिथ ने अपने इस डेवलपमेंट मॉडल में किन किन बातों का जिक्र किया है, किन किन चीजों को प्रेजेंट किया है, उसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया अपने थ्योरी के जरिए। ओके, जैसे हम जानते हैं कि डेविड रिकार्डो साहब, उन्होंने भी अपनी मॉडल्स को लोगों तक पहुंचा अपने थ्योरी के माध्यम से। इसके अलावा जो बात करें हम, जे.एस. मिल, इन्होंने भी अपने मॉडल्स को प्रेजेंट किया था। इसके अलावा और भी कई इकोनॉमिक्स जैसे कि सुपीटर साहब, जिन्होंने इनोवेशंस को मॉडल्स, अपने जो इनोवेशंस का जो मॉडल्स था वो लोगों तक पहुंचा। उन्होंने कहना, अपने थ्योरी के माध्यम से कहना बताना चाहा कि किस तरह जब हम इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीजों के इनोवेशंस के जरिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। उसी तरह हम बात करके कार्ल मार्क्स भी एक फेमस व्यक्तित्व है, ठीक है। उन्होंने भी किस तरह से अपने ग्रोथ मॉडल्स को लोगों तक प्रेजेंट किया और उन्होंने अपने मॉडल्स के जरिए बताना चाहा कि किस तरह जो कैपिटलिस्ट है वह एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर क्लास को। यानी कि उन्होंने दो क्लास का बड़ा ही बारीकी से जिक्र किया, जिसे हम कहते हैं प्रोलिटेरिएट क्लास एंड बुर्जोइस क्लास। ओके, इसके अलावा जब हम बात कर अमर्त्य सेन साहब ने भी अपने डेवलपमेंट मॉडल्स को लोगों तक प्रेजेंट किया। उन्होंने बात किया कि फ्रीडम, लोगों को जितनी हम आजादी देंगे डेवलपमेंट उतना ही तेज होगा। तो उन्होंने अपने मॉडल्स के दरमियान फ्रीडम की बात की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने अपने मॉडल्स को लोगों तक प्रेजेंट करने का प्रयास किया था। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ साहब की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मॉडल्स थी, उस मॉडल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जान ले एडम स्मिथ के बारे में। तो एडम स्मिथ साहब को बेसिकली हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, और एडम स्मिथ साहब ने अपने इस जो ग्रोथ की डेवलपमेंट की जो मॉडल्स थी, ओके, इस ग्रोथ की मॉडल्स को उन्होंने अपने बड़े ही फेमस बुक जो 1776 के दरमियान पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम लोग इसी बुक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, इससे पहले भी इनकी एक बुक पब्लिश हो चुकी थी 1759 के दरमियान, जिसे हम लोग कहते हैं द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। कहा जाता है कि यदि एडम स्मिथ साहब की द वेल्थ ऑफ नेशन फेमस नहीं होती तो उससे कई गुना ज्यादा द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स फेमस हो जाती, ऐसा कहा जाता है। खैर, उन चीजों पर हम नहीं जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो एडम स्मिथ साहब ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सी जो कारक है, जो कौन से फैक्टर्स जरूरी है, उन चीजों के बारे में जो डिस्कस किया था, उन्हीं डिस्कस को हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि जो थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, यानी ग्रोथ किस तरह से आएगी इकोनॉमी के अंदर, क्या चीजें करने से ग्रोथ आएगी। ओके, तो उसी तरह उसी चीज को हम जो है इस क्लास के अंदर देखने और समझने जा रहे हैं। तो देखिए, एडम स्मिथ साहब का मानना था कि जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो उस ग्रोथ के पीछे कुछ कारणें होती है। वो ग्रोथ बस ऐसे ही नहीं आ जाएगा, बल्कि उस ग्रोथ के पीछे कुछ कारण, जैसे कहा जाता है कि जो एडम स्मिथ साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई जो लेबर है उस लेबर में का डिवीजन होना चाहिए। उस लेबर का जो स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन के जरिए क्या होता है कि लेबर का डिवीजन हो। जैसे कि मैं एक बात कर रहा हूं, सपोज दैट कि एक मिठाई का दुकान है, ठीक है, एक मिठाई का दुकान है। उस मिठाई की दुकान में क्या एक ही लेबर जो है सेल्समैन का काम करता है? क्या एक ही लेबर मार्केटिंग का काम करता है? क्या एक ही लेबर जो है वही मिठाई बनाता है? नहीं। वहां हमें देखने को मिलता है कि जो लेबर सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो उसी तरह और भी जो लेबर जो है जो मिठाई बनाते हैं उन्हें मिठाई बनाने के लिए रखा जाता है। और जो लेबर जो है क्या करते हैं कि मार्केटिंग करते हैं,
या फिर कहें कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस लेबर को डिविजन्स किया जाता है, यानी कि जिसकी जो स्पेशलिटी है, जिसकी जो एक्सपर्टीजमेंट है जिसमें, उसी को उस कार्य में लगाया जाता है। तो वैसा ही कहा जाता है कि जब हम डिविजन्स करें लोगों को, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, जब लोगों को डिविजन्स करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि प्रॉफिट बढ़ता है। और बेसिकली ये जो डिविजन्स है वो डिपेंड करता है कि मार्केट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही डिविजन्स ऑफ लेबर हमें देखने को मिलेगा, ओके। और इसके साथ जो भी बात के एडम स्मिथ साहब ने थ्योरी के जरिए बताया था, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एजम्पशंस की, ठीक है। तो अधिकतर जो मॉडल्स दिए गए थे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उनकी कुछ मान्यताएं थी, उसी तरह यहां भी कुछ मान्यताएं आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम देख लेते हैं। सो एजम्पशंस, इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस थी, यानी कि जब हम बात करें इस थ्योरी, जो एडम स्मिथ साहब की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस थी। उस एजम्पशन को पहले मैं लिख लूं। फर्स्ट एजम्पशन इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ओके। जब इंक्रीज, इसे मैं बाद लिखूंगा। सेकेंड में जब उन्होंने बात किया एजम्पशंस की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट is the function of N, K and L। मैं इसे भी डिस्कस करूंगा। थर्ड में एडम स्मिथ साहब ने लिसेस फेयर का बात किया है, लिसेस फेयर। फोर्थ में उन्होंने बात किया है स्टेशनरी स्टेज, चलिए इन सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो एजम्पशंस थे, उन एजम्पशंस को पूरे थ्योरी के जरिए, पूरे थ्योरी के डिस्कशन में हमें मानकर चलना है कि यदि ये एजम्पशंस रही तो ये थ्योरी काम करेगी हमारी। तो एडम स्मिथ साहब ने कहा कि भाई जो यह पूरी थ्योरी है, उनकी जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, उनमें उन्होंने कहा कि पहले नंबर जो IRS यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स हमें देखने को मिलता है। यानी जब हम डिविजन्स करेंगे, जब हम लेबर के डिविजन्स कर लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPL, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यह बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। और जब मार्जिनल MPL यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ेगा तो देखने को मिलेगा कि जो पर कैपिटा इनकम है वह भी क्या होता है, वह भी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो हमें देखने को मिला है कि IRS इसमें देखने को मिलेगा इस पूरे थ्योरी के दरमियान, इसे मानकर भी चलना हमें। सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फंक्शंस ऑफ NKL। दिस N मीन्स लैंड, दिस N मीन्स, सपोज आई एम राइटिंग हियर, N मीन्स दिस, N मीन्स लैंड, and this K means, K is equal to capital, and this L means labor, okay। So कहा गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फंक्शंस ऑफ N, K and L, यानी N मीन्स लैंड, K मीन्स कैपिटल एंड L मीन्स लेबर, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फंक्शंस, किसका फंक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वह है लैंड का, कैपिटल का और लेबर का। इन्हीं फैक्टर को उन्होंने लेकर चला है, ठीक है। इन्हीं का फंक्शंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन्हीं फैक्टर्स का फंक्शंस है, ओके। देन लिसेस फेयर का बात किया है, जो एडम स्मिथ साहब थे उन्होंने लिसेस फेयर पॉलिसीज का बात किया है। बेसिकली जो एडम स्मिथ साहब से, उन्होंने हमेशा इस बात को एडवोकेट किया है, इस कॉन्सेप्ट को मानकर चला है कि भाई
इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, लिसेस फेयर, बिल्कुल, यानी कि गवर्नमेंट का किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, पूरे इकोनॉमी को खुद चलने दीजिए, गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल रोल हो गवर्नमेंट का, बिल्कुल। तो उन्होंने लिसेस फेयर का बात किया, साथ ही साथ उन्होंने बात किया है स्टेशनरी स्टेज, यानी इकोनॉमी तो ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी ग्रोथ कर, लेकिन एक ऐसा भी स्टेज आएगा जब इकोनॉमी अपने पीक पर होगी और उसके बाद ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिलेगा। उस पीक को उन्होंने कहा कि इकोनॉमी क्या है, ये स्टेशनरी स्टेज है, उस लेवल तक ही ग्रोथ करेगी और उस लेवल के बाद ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी पूरे इकोनॉमी के अंदर। और वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं हर एक चीजों को बारीकी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को भी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है फैक्टर माना है, तो उन एलिमेंट्स को भी हम पहले देख लेते हैं। तो पहले मैं इसे इरेज कर लूं। तो यह है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, दिस आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी यही जो एलिमेंट्स वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कारण बन सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले माना कि नेचुरल लॉ, यानी कि नेचुरल लॉ का मतलब कि हर एक इंसान जो अपने आप को जज कर सकते हैं, हर कोई अपना जजमेंट सबसे बेहतरीन तरीका से कर सकता है, यानी कि अपना इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, यदि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करे तो यकीनन ये सोसाइटी का इंटरेस्ट का प्रमोशन होगा, यानी कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। सपोज कि कोई इंसान यदि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेन का प्रोडक्शन कर रहा है और वह पेन जो है सोसाइटी के लिए क्या यूजफुल है, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ, उसकी जो पर्सनल ग्रोथ से सोसाइटी भी ग्रोथ कर रही है, यानी कि सोसाइटी की टोटल जो प्रोडक्शन है उस टोटल प्रोडक्शन में उनका कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, वो कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है टोटल प्रोडक्शन में, यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी के अंदर। इसके साथ साथ सेकंड नंबर में जो एलिमेंट्स का बात किया गया दैट इज डिविजन्स ऑफ लेबर, यानी कि जब हम लेबर का डिविजन्स कर लेते हैं, यानी कि सब हर लेबर जो है उनकी स्पेशलिटी अलग होती हो सकती है, ठीक है। जैसा कि मैंने एक मिठाई का प्रोडक्शंस करने वाले एक दुकान का बात किया कि भाई जो मिठाई बना रहा है शायद वो मार्केटिंग अच्छा ना कर सके, जो मार्केटिंग अच्छा कर रहा है शायद वो मिठाई अच्छा बना ना सके, तो जो जिस काम में माहिर है हमें उसे वही काम देनी चाहिए, ताकि क्या हो, उसकी स्पेशलाइजेशन और भी प्रमोट हो, वो अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग काम अच्छा कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक में ग्रोथ लेकर आएगी वही प्रोडक्टिविटी, वो प्रॉफिट का एक कारण बन सकती है प्रोडक्टिविटी। तो स्पेशलाइजेशन लाने से, यानी डिविजन्स ऑफ लेबर के करने से हम क्या देखने को मिलेगा कि ये उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या फिर यूं कहें कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी में इजाफा लेकर आएगी, ठीक है। और यदि हम लोग क्या करते हैं कि डिविजन्स ऑफ लेबर करते हैं, लेबर का डिविजन्स करते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम देते हैं, उन्हें जो जिस काम में माहिर है उन्हें वही हम काम देते हैं, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रमोट होगा, यानी उनकी जो स्पेशलिटी है जिस काम में उन्हें हम वही काम देंगे, तो उनकी स्पेशलाइजेशन प्रमोट होगी। इससे क्या होगा कि टाइम सेव कर सकता है। सपोज दैट कि कोई लेबर जो है ऐसे 10 साल पहले फ्रेशर्स था और उस समय वो मिठाई बनाने में, मिठाई दुकान के ही हम सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज दैट कि 1 घंटा में वो 50 मिठाई 10 साल पहले बना सकता था जब वो फ्रेशर्स नया नया आया था, तो क्या आज 10 साल के बाद 1 घंटा में उतना ही मिठाई बनाएगा जितना वो पहले बनाता था? नहीं, यानी कि जितनी स्पेशलाइजेशन को हम प्रमोट करेंगे, उसकी एक्सपर्टाइज को हम प्रमोट करेंगे, तो टाइम को वो सेव कर सकता है। वो जितना पुराना होता जाएगा टाइम सेव होता जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लेबर का डिविजन कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है टाइम सेविंग, कि वो लेबर जो टाइम सेव कर सकता है, और वही टाइम सेव की वजह से वो क्या करता है, जो टाइम वो सेव कर रहा है उसमें और प्रोडक्शन कर सकता है। वो जो टाइम वो सेव कर रहा है, यानी कि उस सेविंग ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग की वजह से क्या हो सकता है, वो और भी प्रोडक्शंस करेगा, और जितना प्रोडक्शंस करेगा वो इतना ग्रोथ लेकर आएगा इकोनॉमी को। इकोनॉमी के लिए इतना फायदा है, जितना वो टाइम सेव करेगा, और सेविंग ऑफ टाइम में क्या करेगा, वो प्रोडक्शंस को और भी इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा जो डिविजन्स ऑफ लेबर में हमने देखा टाइम सेविंग, उसके बाद देखेंगे इन्वेंशंस ऑफ मशीन्स, यानी कि लेबर का डिविजन्स करने से क्या होगा, मशीन्स का इन्वेंशन होगा, यानी कि वो डिमांड करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे मशीन्स का, ठीक है, यानी पैटर्न्स को शायद वो चेंज करेंगे प्रोडक्शंस के पैटर्न्स को। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिविजन्स ऑफ लेबर के करने से कि किस तरह से ग्रोथ आ रही है, फायदा हो रहा है लेबर्स को, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है।
ठीक है। इसके साथ साथ बात करें कैपिटल एक्यूमुलेशन, तो आप समझिए कैपिटल एक्यूमुलेशन बेसिकली कहते हैं हम लोग वेल्थ को स्टोर करना, कैपिटल को स्टोर करना, मनी को स्टोर करना, पैसे को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसे बेसिकली कहते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन। और बेसिकली ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो उनका सबसे बड़ा जो कारण फैक्टर है दैट इज सेविंग, यानी कि सेविंग हम जितना कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है। सेविंग जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है। और जब भी ज्यादा सेविंग होगा तो हम क्या देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग हमने पढ़ा है कि S इक्वल टू आई, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो जितना हम सेविंग करें यानी क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जितना हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करें उतना ही प्रोडक्शन होता है। यदि प्रोडक्शन होगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेबर को हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उतना ही प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट होगा, देन ये सर्कुलेशन जारी रहता है। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन आता है कि ये सर्कुलेशन ब्रेक हो जाता है, और कब ब्रेक होगा हम देखेंगे उसे, पहले इधर देख लेते हैं इसे। इसके अलावा उन्होंने कहा, इस एलिमेंट की बात किया तो उन्होंने कहा इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड यानी कि एक ऐसा हाथ, अदृश्य हाथ, यानी कि एक ऐसा हाथ जो इनविजिबल हैंड है वो क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर एक इक्विलिब्रियम लेके आती है, यानी डिमांड और सप्लाई को वो क्या कर सकती है, वो डिमांड और सप्लाई के बीच एक इक्विलिब्रियम स्थापित कर सकती है, यही इनविजिबल हैंड। तो इन्होंने, एडम स्मिथ साहब ने इस इनविजिबल हैंड का बड़ा ही बारीकी से जिक्र किया था। कहा था कि इनविजिबल हैंड एक ऐसा अदृश्य हाथ है जो कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम ले आ सकती है, और प्राइस को डिसाइड करने में ये जो इनविजिबल हैंड है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो उन्होंने इस अपने थ्योरी के अंदर इनविजिबल हैंड की भी बात की है। इसके अलावा हम बात करें इंटरलिंक्ड ऑफ ऑल सेक्टर, यानी एडम स्मिथ साहब का मानना था कि यदि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका असर केवल मात्र एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर तक ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कि जब सरप्लस जनरेट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उस सरप्लस का फायदा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मिलेगा, ठीक है, और उसी का फायदा हम लोग सर्विसेज सेक्टर को भी हम लोग देखने को मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरलिंक्ड है, तीनों ही सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड है एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एडम स्मिथ साहब ने अपनी इस थ्योरी के अंदर और भी कुछ चीजों का डिस्कशन किया है। बेसिकली उसे हम लोग कहते हैं स्टेशनरी स्टेज। अब एडम स्मिथ साहब ने माना कि यह जितने भी एलिमेंट्स है यह तो ग्रोथ का कारण है, इनको अच्छे से इस्तेमाल करें हम तो यकीनन इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ आएगी। लेकिन कितनी भी ग्रोथ आ जाए, एक इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेज। भले इकोनॉमी कितनी भी अच्छी कर जाए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब हमारी ग्रोथ जो है स्टेगनेंट हो जाएगी, जब हम स्टेशनरी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और उस स्टेशनरी स्टेज पर कब पहुंचेंगे उसे हम लोग देखेंगे। अभी उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, इस कैपिटल एक्यूमुलेशन का जो जिम्मा मानते हैं एडम स्मिथ साहब, उन्होंने कहा कि भाई जो कैपिटलिस्ट होते हैं वही क्या करेंगे, कैपिटल एक्यूमुलेशन करके। क्योंकि जो लेबर है, लेबर को उतनी वेजेस नहीं मिलते कि वो कैपिटल को एक्यूमुलेट कर सके। लेबर की वेजेस को बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई इन्हें जो मिलता है वो सब्सिस्टेंस वेजेस मिलता है। सब्सिस्टेंस वेजेस उस वेज को बोलते हैं जितने में वो अपनी जरूरत को ही बस पूरा कर जाए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना कर सके। तो वो उन्होंने मानना कि भाई जो कैपिटलिस्ट है वही कैपिटल को एक्यूमुलेट करें, क्योंकि लेबर क्लास जो है, लेबर क्लास के पास बहुत ज्यादा वेजेस नहीं मिलती, उन्हें बस जीने और खाने भर ही वेजेस मिलती है, तो वो भला इन्वेस्ट कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कैपिटलिस्ट जो है वही कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे। और उन्होंने माना कि जो वो तभी कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकेंगे जब उनकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन कम होने से वो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम देखेंगे इस थ्योरी के अंदर किस तरह से एडम स्मिथ साहब ने कहा कि भाई जैसे ही प्रॉफिट कम होगी तब हम देखने को मिलेगा कि एक स्टेशनरी स्टेज आएगी इकोनॉमी के अंदर, जिस स्टेज की बात ग्रोथ जो है वो ना नहीं होगी उसके बाद, यानी ठीक है, उस स्टेज के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो अब मैं पहले इसे उस स्टेशनरी स्टेज की जो कंडीशन है उन्हें पहले लिख लूं, फिर हम उसे डिस्कस करें। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं हम कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर एक स्टेशनरी स्टेज आते हैं, यानी कि इकोनॉमी एक पीक पॉइंट तक ग्रोथ करने के बाद उस पीक पॉइंट के बाद क्या होता है कि एक स्टेशनरी स्टेज हो जाती है, यानी कि वह पॉइंट के बाद और ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिलेगा। और वो ऐसा क्यों होता है उसे मैं बता दूं आपको, डिस्कस करने हम जा रहे हैं उसी चीज को, ठीक है। देखिए, तो स्टेशनरी स्टेज का कंडीशंस किस तरह से वो समझिए। पहले देखिए क्या होता है कि कैपिटल, जो कैपिटलिस्ट है वह कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं, कैपिटल को संग्रह करते हैं, यानी कि जो वेल्थ को अपने बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाते हैं, उसके बाद उसी वेल्थ को क्या करते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रोडक्शंस के लिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट का हमें देखने को मिलता है रिजल्ट कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रोडक्शंस भी बढ़ जाता है। जब कोई कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि भाई प्रोडक्शंस वो बढ़ने लगता है। उस प्रोडक्शंस के बढ़ने के साथ साथ उस जो इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट है, उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और उसके प्रॉफिट के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, और भी वो क्या करते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं, सेविंग करते हैं। उनका जितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है उतना ही वो क्या कर सकते हैं, सेविंग करते हैं। जैसे किसी भी समय ये प्रॉफिट कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर तो कैपिटल एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, और कैपिटल एक्यूमुलेशन के रुकने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगता है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपका डिपेंड है कि आपकी इनकम पर। यदि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप और भी इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपकी इनकम जो है घटने लगती है, आपकी प्रॉफिट मार्जिन घटने लगती है, तो आप इन्वेस्ट करना कम कर दोगे। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहले हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगी, प्रॉफिट के बढ़ने के बाद सेविंग यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बढ़ रही है। फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात बढ़ जाने से री इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, यानी जितनी कैपिटल एक्यूमुलेशन जितनी बार बढ़ेगी उतनी री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे हम। फिर प्रोडक्शन बढ़ती है, उसी तरह प्रॉफिट बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन। आप देखिए, जैसे ही एक ऐसा स्टेज देखने को मिलेगा जब प्रॉफिट बढ़ने लगती है, तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं अब उनके बीच क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके बीच एक कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा कि हम अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उस कॉम्पिटिशन के बढ़ने से क्या होता है कि लेबर का डिमांड बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा लोग जो है सोचेंगे कि हम ज्यादा प्रॉफिट करें तो वो क्या करेंगे, पहले लेबर का डिमांड करेंगे वो। और जैसे ही लेबर का डिमांड होगा, तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा लेबर का, तो वो लोग क्या करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा वेजेस चाहिए अब, तो वेज रेट भी बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ वेजेस भी बढ़ जाएगा, और वेज के बढ़ने से जो कैपिटलिस्ट जो है पहले अधिक प्रॉफिट अर्न करते थे, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसे ही उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, वो इन्वेस्ट करना कम कर देंगे, या फिर बिल्कुल एकदम ना के बराबर इन्वेस्ट करेंगे। अब उसके बाद हमें देखने को मिलेगा उसी समय स्टेशनरी स्टेज देखने को मिलेगा। जैसे ही उनका प्रॉफिट जो है वो गिरने लगता है, तो वहीं पर उनका आखिरी क्या था, एक स्टेज था, पिक पॉइंट था, कि जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट पर थे। जैसे ही वेज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, लेबर का जो डिमांड होने से वेज रेट बढ़ जाता है, तब हमें देखने को मिलता है क्या, प्रॉफिट मार्जिन जो है क्या कहां तक कम होने लगता है, और हमें स्टेशनरी स्टेज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एडम स्मिथ आते हैं वो यह भी मानते हैं कि जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ करने के साथ साथ लोगों के अंदर की ये डर खत्म हो जाता है कि अब हम यदि हम लोग पॉपुलेशन भी बढ़े, लोग यदि प्रोस्पेरिटी की वजह से, लोग संपन्नता की वजह से क्या करेंगे, शादियां करेंगे। और जब शादियां लोग करेंगे तो यकीनन जो है पॉपुलेशंस में बदलाव देखने को मिलेगा। और बढ़ती हुई पॉपुलेशंस, जब पॉपुलेशंस बढ़ जाएगी, जब पॉपुलेशंस बढ़ जाएगी तो लोग जो है लेबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और वो लेबर क्या करेंगे, उनकी प्रॉफिट को कम कर देंगे। तो जब प्रॉफिट कम होगी तो हमें देखने को मिलेगा कि एक स्टेशनरी स्टेज उसके बाद देखने को मिलेगा। बढ़ती हुई पॉपुलेशंस के साथ साथ तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगी, और जब प्रॉफिट कम होगी तो हमें क्या देखते हैं कि एक स्टेशनरी स्टेज आएगी। तो यह भी उनका एक मानना था। तो आप देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो पहले डायग्राम को बना लो। सपोज दैट दिस इज, थोड़ा ऊपर बनता ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए समझिएगा चीजों को। इधर लेते हैं हम टाइम पीरियड, टाइम, ओके। और इधर जो हमारा है वह है कैपिटल एक्यूमुलेशन, या प्रोसेस ऑफ ग्रोथ भी इसे हम कह सकते हैं।
प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ओके, अब देखिए वाई एक्सिस में हमने देखा कैपिटल एक्युमुलेशन या फिर कहें प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और उसी तरह एक एक्सिस में हम देख रहे हैं टाइम। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इकोनॉमी जो है वह बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें सीधा लिख दो, इकोनॉमी ठीक इस तरह से बढ़ते जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आ जाता है, इसे हम लोग कहेंगे स्टेशनरी स्टेज। इसके बाद जो है इकोनॉमी और नहीं बढ़ने वाली है, इसे ही बेसिकली हम लोग कहते हैं स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेज। ओके, इसे ही बेसिकली कहते हैं स्टेशनरी स्टेज। इस पॉइंट के बाद और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा, और वह क्यों देखने को नहीं मिलेगा उसे हमने इन सारे पॉइंट्स के जरिए समझा कि वेज रेट जब बढ़ते हैं, तो जब वेज रेट बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होने लगता है, तो इसके बाद प्रॉफिट जो है वो कम होने लगेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बेसिकली कहते हैं स्टेशनरी स्टेज। इस स्टेशनरी स्टेज के बाद इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है वह ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, उसके बाद और हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो यह कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ साहब का। तो बेसिकली उन्होंने किन चीजों पर बहुत ज्यादा बल दिया है, उन्होंने कहा कि भाई एक तो सबसे पहले बात किया है कि डिविजन्स ऑफ लेबर होनी चाहिए, जितनी अच्छी डिविजन्स ऑफ लेबर होगी तो उतनी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कैपिटल एक्युमुलेशन का, और उन्होंने कैपिटल एक्युमुलेट करने का जिम्मा किसके कंधों पर माना है, वो कि बेसिकली कैपिटलिस्ट के कंधों पर उन्होंने माना, क्योंकि लेबर क्लासेस को उनको एक सब्सिस्टेंस वेजेस मिलती है, यानी कि उस वेजेस के तहत वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो बस जी सकते और खा सकते उस वेज रेट के तहत। ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो डिविजन्स ऑफ लेबर, साथ ही साथ कैपिटल एक्युमुलेशन पर। और उसके बाद उनका मानना जो था कि एक स्टेशनरी स्टेज आती है इकोनॉमी के अंदर जो कि ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, वही एक आखिरी ग्रोथ का पिक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा किस तरह से एडम स्मिथ साहब था, उन्होंने उनका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, और ग्रोथ होने के बाद एक स्टेशनरी स्टेज आती है जिसके बाद ग्रोथ खत्म हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। तो यह थी एडम स्मिथ साहब की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो थ्योरी है वो। तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, आपके साथ और भी अच्छी चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।